चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार से संबंधित है और ये डे 3 है। अब चूंकि मैंने डे 1 में जो आपको पढ़ाया था वो 16 महाजनपद के बारे में पढ़ाया था, लेकिन सवाल यहां बनता है कि सर 16 महाजनपद के बारे में आपने पूरे भारत के इतिहास को समझाते हुए पढ़ाया था। बिल्कुल, मैंने भारत का प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब आपको क्लास दिया था उस समय भी बताया था कि एक आपको बिहार स्पेशल में चीजें को फिर से रिवाइज करना पड़ जाएगा। तो उन्हीं सभी चीजों को कनेक्ट कीजिएगा आज यहाँ पे। आप लोग जो लोग पढ़े हैं या वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं तो देखिए, प्लेलिस्ट बना ही दी है आप लोग के लिए, बिल्कुल फ्री में ये सारी चीजें चल रही है यूट्यूब पे। लेकिन इन सबका नोट्स वगैरह सब चाहिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ। बहुत सारी चीजें वो जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हर वो टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी हो, कंप्यूटर हो, आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, है ना, साइंस हो, हर वो टॉपिक का पीडीएफ वहां पे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है जिस जिस क्लास का यहाँ पे निष्पादन हो रहा है। तो बिहार एसएससी सीजीएल हो या इंटर लेवल हो, छात्र जुड़िए हमारे साथ यहाँ पर इस वीडियो में। तो लास्ट हमने जो वीडियो देखा था बाबू, वो देखा था 16 महाजनपद के बारे में, और वहां पे आपको एक चीज बोला भी था कि मगध, अंग और वजी, ये तीन ऐसे आपके जो महाजनपद हैं, है ना, जनपद किसको कहते हैं मैंने आपको बताया था, उसमें भी आप जाके जरूर पढ़िएगा, है ना। तो ये 3 महाजनपद को हम लोग बिहार इतिहास में देखेंगे। तो आज डे 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो डे 3 में हम लोग लेकर चलेंगे आपको कहां पर, तो आज के इस बिहार स्पेशल में। ठीक, तो आज का जो हमारा बिहार स्पेशल डे 3 है, बिहार का ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिहार का ही देखेंगे प्राचीन इतिहास। अब यहाँ पे पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि मैंने आपको बिहार इतिहास में, भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ाया है, वही सारी चीजें। बस मैं आपको इन शॉर्ट यह वीडियो इसलिए बना के बता रहा हूं ताकि यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास में हम बात करेंगे सबसे पहले तो स्रोत का, कि सर हमें कहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो प्राचीन बिहार का इतिहास जब आप पढ़ने जाइएगा तो वहां पे भी आपको पढ़ना है कि हमें स्रोत क्या क्या। तो इसमें हम लोग 2 ही स्रोत पढ़े, वहां 3 स्रोत पढ़े थे ना हमने, कि पुरातात्विक स्रोत पढ़ा था, साहित्यिक स्रोत पढ़ा था और एक लौकिक स्रोत पढ़ा था। तो लौकिक हम लोग यहां से स्किप करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं इन शॉर्ट आपको चीजें बता दे रहा हूं यहां से कि प्राचीन बिहार के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 चीजों का जरूरत पड़ा, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अगर हम बात करें तो वैसे ऐतिहासिक युग की बात करेंगे बिहार के संदर्भ में, जो कि यहां से हमें खुदाई के समय या खोज करते समय चीजों को मिला है। जैसे कि सर, जैसे कि मुंगेर का क्षेत्र देख लीजिएगा, है ना, चिरांद का क्षेत्र जो कि सारण अब कहा जाता है वहां पे, चेचर का क्षेत्र जो कि वैशाली है, और मनेर का क्षेत्र जो कि पटना है, और सोनपुर भी एक है। तो टोटल 5 ऐसे जगह बिहार में जो कि हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी देती है। वैसे तो अनगिनत है, वैसे तो और भी होंगे, लेकिन यहां पर इन सभी चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत हमें जो मिला पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत से, 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। और पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो हमें चिरांद जो कि नवपाषाण के अवशेष मिले, मुंगेर जहां से पूरा पाषाण के क्षेत्र अवशेष और कालीन के औजार मिले हैं, और चेचर यानी कि ताम्र प्रस्तर वस्तुएं हमें यहां से मिली है। ताम्र यानी कि तांबे की चीजें, ठीक है। यहाँ पे पूरा पाषाण में कालीन मिले, औजार मिले, है ना, और यहां पर हमें नवपाषाण के अवशेष मिले। ठीक, यानी कि जानवर वगैरह के बारे में, यहाँ पे औजार यानी कि लोहे के बारे में, यहाँ पे आप ताम्र यानी कि तांबे वगैरह के बारे में, सिक्कों वगैरह के बारे में, ये हमें देखने को मिला। सोनपुर का भी एक क्षेत्र है जो कि यहाँ पर हड्डियों के अवशेष देख रहे हैं, चिरांद का ही आसपास में क्षेत्र है सोनपुर, जो कि हड्डियों के उपकरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये 5 ऐसे क्षेत्र थे। अब चूंकि साहित्य की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा कि साहित्य यानी कि पुस्तकों के बारे में चर्चा। अब पुस्तक उस समय कौन थे, कब पढ़े गए, कब जाने गए, उसके बारे में भी क्या लिखा गया, ये सब कुछ हमें मिले। तो रामायण जैसी पुस्तकें, महाभारत पुराण जैसी पुस्तकें, बौद्ध रचनाओं के जैसे कि अंगुत्तर निकाय के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था, है ना, और दीर्घ निकाय के बारे में पढ़ाया था, विनय पिटक था, जो कि जैन रचनाओं में अगर देखिएगा तो भगवती सूत्र है ना, ये प्रमुख स्रोत हैं जो कि साहित्यिक स्रोत हैं, जो कि उस समय के यानी कि हमें जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में बताता है या इंगित करता है। ठीक, तो अब यहां पर दूसरा चीज, जब साहित्य को पढ़िएगा तो इसमें एक चीज और पढ़ना कि विदेशियों का आगमन
हमने पढ़ाया था आपको उस क्लास में। तो विदेशियों का आगमन में बिहार में कौन कौन लोग आए, है ना, जो विदेशी यात्री थे, जैसे कि इंडिका आए, है ना, जो कि इंडिका पुस्तक लिखे थे मेगास्थनीज, है ना, फाहियान आए, इत्सिंग आए, हेनसोंग आए। तो ये यात्रा अपना वृतांत बताए और इसमें बिहार के संदर्भ में आए, क्योंकि बिहार में आए थे वो लोग, तो बिहार के संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो रिलीजियस पुस्तकें थी, है ना, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जो कि अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, जैन रचनाएं जो कि भगवती सूत्र, उनका जो है धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, यात्री विवरण के बारे में पढ़ना है, मेगास्थनीज, हेनसोंग और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गए। तो ये सारी चीजें पूछेगा एग्जाम में, कैसे कि आपको बिहार के प्राचीन इतिहास में जो पूछ लेगा कि इसी के बारे में, है ना, कि कौटिल्य कौन थे। तो अर्थशास्त्र के विस्तृत जानकारी हमने दी है, इन्होंने दिया है ना, कौटिल्य ने। चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय काल पूछ लिया जाएगा कि किसके दीर्घ का, किसके समकालीन थे, कौन से राजा के समकालीन थे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाषाण काल से। ठीक है, तो ये एक इंट्रो था अभी तक। तो अब पाषाण काल में आते हैं। तो इस काल को देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इस काल को मानव आखीटक या कहें तो खाद्य संग्राहक कहा गया है। पूरा पाषाण को, इस काल में मानव जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। दक्षिण के क्षेत्रों में, जैसे कि खासकर जो हमारा दक्षिण बिहार का क्षेत्र है, तो दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और भी जो खुरदुरे पत्थर हुआ करते थे, उनको कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि से ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिली है। तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिला है दक्षिण बिहार के क्षेत्र में, जैसे कि मुंगेर और नालंदा में भी हमें देखने को मिला है। और कुछ ऐसे कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी देखने को मिला है जो कि खेती के लिए अक्सर इसका उपयोग होता है। तो यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व का है। तो हमें इसकी जानकारी यहां से मिली। स्थान मुंगेर, साक्ष्य यहां पर कुल्हाड़ी और चाकू का देखने को मिला। मध्य पाषाण में हमें मुंगेर के क्षेत्रों से छोटे और तेज औजार देखने को मिले। नव पाषाण के चीजों को देखा गया, तो यहाँ पर चिरांद, चेचर जो कि वैशाली और सारण का क्षेत्र था, यहाँ पर हड्डियों के औजार मिले जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व का था। ठीक है, 250 ईसा पूर्व का, माफ करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण बिहार में मुंगेर के छोटे आकार के तेज धार वाले चाकू मिले, है ना, औजार देखने को मिले। और ये अवशेष जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अवशेष लगभग 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच का है। तो ये भी आपको जानकारी आगे मिलेगा। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जब आप जानेंगे, तो इस काल में जो मानव है वो खाद्य उत्पादक हो गया था, मतलब कि खाने वाली चीजों को खोजने लगा था। और मानव जो है बस्तियों में निवास भी करने लगे थे नवपाषाण के दौरान। तो नवपाषाण के दौरान जो है देखिएगा, तो अवशेष मिलना शुरू हुए। अवशेष मतलब कि जो लोग मर गया या जानवर है वो मर गया, तो उनकी हड्डियां जो है कहीं दबी रह गई हैं। तो खुदाई के दौरान जो है इन सभी चीजों का हमें मिला है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि मैदानी भाग हुआ करते थे, वो सब देखने को मिले हैं, जैसे कि चिरांद, चेचर, जो कि चिरांद आपका सारण जिला अभी कहलाता है, चेचर जो कि वैशाली जिला में है, मनेर जो कि पटना में है और पटना के क्षेत्र में है, और सनुआर जो कि रोहतास का क्षेत्र है, सनुआर, है ना। और यहाँ पर पत्थर और हड्डी का जो है अवशेष और उससे बने औजार भी देखे हैं। ठीक है, जिससे कि वो बताया जाता है कि हाथियों का जो सूंड है, दांत होता है, उसके जो है औजार देखने को मिले, है ना। कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि कैमूर जो जिला है ना, कैमूर जिला की पहाड़ी है, नवादा है, जमुई है, यहाँ पर गुफा बनाए हुए चित्र मिले और गुफा बनाया हुआ चित्र हमें प्राप्त हुआ है। तो ये अवशेष जो है लगभग 250, मतलब कि 2500 कह लीजिए, है ना, 2500 ईसा पूर्व का है। तो ये सारा चीज है और ये चीजें हमें यहाँ से देखने को मिली है। ठीक है, ये ध्यान में हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक काल और आर्यों के आगमन को लेकर समझना है यहाँ पे। तो वैदिक काल यानी कि आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया एक सभ्यता, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। किसके द्वारा? तो आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया एक सभ्यता, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह सभ्यता इतिहास के वेदों पर आधारित है। और वैदिक सभ्यता की बात कर लें तो ये 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया। मैंने आपको भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ाया उसमें भी ये चीजें बताई थी कि 1500 से लेकर, है ना, इसमें चीजें दी हुई होंगी तो मैं बता दूं यहां से कि 1500 से लेकर
1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व, है ना, 1000 ईसा पूर्व तक की बातों को यहाँ पर हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल उसके बाद, यानी कि 1000 से लेकर जो है 1000 से लेकर जो है ना 600 ईसा पूर्व तक का जो हमारा काल है, ये क्या कहलाता है? तो ये उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल इसको कहते हैं। अच्छा, पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है बिहार के क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमको वहां से पढ़ना भी नहीं है। पूर्व वैदिक के बारे में हमने आपको भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आर्यों का विस्तार खासकर गंडक नदी के किनारे देखने को मिला है। और गंडक नदी बिहार में बहती है, ये बिहार के क्षेत्र में आई है। तो यहां से हमें जो है उत्तर वैदिक काल के तो ये कब का है उत्तर वैदिक काल? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है, ठीक। तो दो चीजें हैं यहां से। अच्छा, यहां पर उत्तर वैदिक विस्तार जो है गंडक नदी के किनारे हुआ, ये तो जान गए। लेकिन यहां पर देखिएगा तो बिहार का प्रथम उल्लेख हमें देखने को मिला है विदेह में। अच्छा, विदेह क्या है ये आपको बताऊंगा मैं, है ना, ये चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि धार्मिक हमारा जो ग्रंथ मिला है ना, क्योंकि धार्मिक स्रोत मिले हमें, वो भी तो चीजें पढ़नी है प्राचीन भारत के इतिहास से कनेक्ट करके। तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है प्रथम बार जो चर्चा में आया वो सतपथ ब्राह्मण के चलते आया। ये लगभग 800 ईसा पूर्व, क्या लगभग 800 ईसा पूर्व इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। किसका? सतपथ ब्राह्मण का। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण की है, लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है ये, ठीक है। तो ये रचना है और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है, जो कि तिरहुत और मिथिला का क्षेत्र कहलाता है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विदेह जो है किन क्षेत्रों से, तो जो तिरहुत है ना, तिरहुत आपका प्रमंडल है, और आपका मिथिला जो है ना, तो ये जो है आपका किससे संबंधित है? तो विदेह के रूप में इसको समझा गया, यानी बिहार को ये समझा गया था, ठीक। दो चीजें हो गई, यहां से समझ में आ गया आपको, अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वात्तर्य, ऋग्वेद में अगर देखें तो बिहार के लिए कीकट, जिसे कि हम लोग अपवित्र प्रदेश भी कह रहे हैं, तो बिहार को इससे भी संबोधित किया गया है कि कब? तो ऋग्वेद के काल में, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा तो ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है ना, उसमें बिहार को कीकट और वात्तर्य, है ना, वात्तर्य कहते हैं उसको, वात्तर्य, वार्त्य, है ना, वार्त्य शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि इसका मतलब होता है अपवित्र प्रदेश। और वाराह पुराण में, है ना, वाराह एक पुराण था हमारा, इसमें कि कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था, इसलिए इसको भी यहां से इसको संबोधित किया गया। अथर्ववेद में मगध और अंगद, है ना, मगध और अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख हुआ। अब चूंकि यहां पर आ गया हमारा महाजनपद, और मैंने आपको बताया कि बिहार में 3 महाजनपद, एक वज्जी, वज्जी जिसे हम लोग लिच्छवी कहते थे, जो कि वैशाली और आपका मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हुआ करता था। दूसरा आपका मगध, जो कि पटना, गया और आपका नालंदा का क्षेत्र हुआ करता था। और अंग, जो कि भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र हुआ करता था। तो ये चीजें आपको अगर पिछले वीडियो में नहीं देखा है तो देखिए जाके, वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, जो कि डे 1 वाला वीडियो है ना, उसमें हमने आपको पढ़ाया है। तो ये चीजें आपको हुई कि अथर्ववेद में मगध और अंग महाजनपद का प्रथम उल्लेख यहां से हमें मिला, तो ये एक स्रोत हो गया। आइए अब महाजनपद के ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, तो इसलिए हम लोग ज्यादा डीप में भी नहीं जा रहे हैं, है ना। 6ठी शताब्दी के दौरान हमें क्या देखने को मिला था? तो बौद्ध धर्मों के बारे में जानकारी मिली, है ना। तो 6ठी सदी से पहले क्या हुआ? ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये सवाल पूछेगा कि 16 महाजनपदों के बारे में, महाजनपद क्या है? तो पहले तो जनपद बना जहां पे लोग निवास करने लगे। अब वहां लोगों की संख्या जब बढ़ी, वो गांव से शहर में बदला, कस्बे से बहुत बड़ा विशाल अपना रूप लेता चला गया, फैलता चला गया वो क्षेत्र, तो वो महाजनपद कहलाया। तो महाजनपद ऐसे हमारे 16 थे, जिसमें से 3 बिहार में थे, वज्जी, मगध और अंग। वज्जी में आपको देखिएगा तो वज्जी को ही लिच्छवी कहते हैं, और वज्जी में देखिएगा तो वैशाली, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। अंग में देखिएगा तो यहाँ पर भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र है, और मगध में देखिएगा तो पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र है। तो यही चीजें हैं। तो ये हमें इसका जो जानकारी है, ये हमें अगंतुर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है,
भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, वहां से भी हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक, तो ये हमारे एक स्रोत हो गए, है ना, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब वजी जो संघ है, ये ध्यान से समझिएगा, ये 8 राज्यों को मिलाकर, चूंकि क्या होता था, महाजनपद कैसे बनता था, तो छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे प्रांतों, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण होता था। तो जो वजी जो क्षेत्र था, वजी है ना, अगर उसके बारे में बताया गया है तो नहीं तो देखिएगा, मैं बता दूं कि वजी जो संघ है 8 राज्यों का एक संघ था, जिसको हम लोग अठकुल कहते थे। अठकुल क्या कहते थे? अठकुल। वजी, लिच्छवी, घ्रातिक और विदेह, उग्र और भोग और कुरु और इक्ष्वाकु, ये 8 ऐसे जनपद थे जिनको मिलाकर वजी महाजनपद का निर्माण हुआ। और वजी जो संघ था, वजी जो संघ था, ये जो संघ था, ये अगर ये संघ बना है उस समय का, तो ये सबसे बड़ा, अपने आप में भी बिहार का भी और अपने आप भारत में भी सबसे बड़ा महाजनपद भी कहलाया। ठीक है, क्योंकि उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी लिच्छवी। ठीक है, और उसको वजी और लिच्छवी दोनों नाम से जानते थे हम लोग। तो वैशाली हुआ करता था, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। और वैशाली नगर जो था, वैशाली नगर जो था, उसका स्थापना राजा विशाल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो 8 कुल संघों का मिला के इसको हम लोग अष्टकुल कहें, जिसका कि लिच्छवी क्या था? राजधानी था। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी कह लीजिए या फिर वजी की राजधानी कह लीजिए, वैशाली को ही कहा गया है। तो 8 वो कौन कौन से जनपद थे? तो वजी था, लिच्छवी था, ज्ञात्रिक एक आपका प्रांत था, है ना, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था और इक्ष्वाकु था। तो ये सब मिलके जो है क्या बने? तो हमारा वजी महाजनपद बना। अच्छा, ये जो है ना, विश्व का पहला गणतंत्र भी कहलाया यहां से। वैशाली को हम लोग क्या कहते हैं? तो विश्व का पहला गणतंत्र यहीं से हमें देखने को मिला है। और लिच्छवी के अतिरिक्त जो मिथिला के विदेह तथा कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक और वजी संघ का भी प्रमुख जनपद रहा है। तो खैर लिच्छवी के बारे में जानेंगे हम लोग, लेकिन वजी के बारे में बताएं कि जो संघ है, लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा भी दी गई थी। प्रमुख क्षेत्र में विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक था, है ना, ज्ञात्रिक, लेकिन प्रमुख क्षेत्र थे। लेकिन इसके अलावा विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था और इक्ष्वाकु था। ठीक, तो ये आपको नाम याद रखने होंगे 8। भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र था वो अंग महाजनपद का क्षेत्र था। ठीक है, तो वजी में 3, ठीक है, और यहां पर अंग में जो है 2 जिले, भागलपुर और मुंगेर, याद रखेंगे यहां से आप लोग थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, तो जब हमारा राजधानी था इसका, वो चंपा था। किसका? तो अंग महाजनपद का। और यहां से एक सवाल बना भी है एग्जाम में ये। ठीक है, अंततः मगध शासक जो बिंबिसार के अंग के राजा थे, ब्रह्मदत्त को हराकर इसे मगध से मिला लिया गया था। ठीक है, तो इसको भी मगध में अंततः शामिल किया गया था। किसको? तो हमारे अंग महाजनपद को। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में है, पहला चीज। दूसरा चीज की अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। अंग के अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त, जिसको हराकर जो है बिंबिसार ने क्या किया था? तो मगध शासन में इसको मिला लिया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा अंग महाजनपद के बारे में। मगध का उत्कर्ष, अब चूंकि मगध का उत्कर्ष जब आप पढ़ेंगे तो यहां से शुरू होता है राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये क्षेत्र बढ़ रहा था, इसलिए भौगोलिक कारण पढ़ना हमें। आर्थिक रूप से ये मजबूत होते जा रहे थे क्योंकि सभी क्षेत्रों को जीत रहे थे, तो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे थे। और राजनीतिक, तो यहाँ पर कौटिल्य का ही शासन था अगर कहें तो। ठीक है, तो उनका दिमाग ही चलता था यहाँ पर। और चूंकि यहाँ पर देखा गया कि संस्थापक जो है बृहदत्त को बताया जाता है, और प्रसिद्ध राजा हुए मगध के जरासंध। ठीक है, जरासंध। और मगध की जो प्राथमिक राजधानी यानी कहें तो प्रारंभिक राजधानी थी ग्रीवरज या राजगिरी, जिस नाम से अब जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रदेश जो है फेमस था। तो 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था। मगध का विस्तार पटना से गया के क्षेत्र में हुआ है। ठीक, तो काफी लंबा ये क्षेत्र रहा है। मगध और अंग महाजनपद का जो वर्णन है हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिला है। तो ये अथर्ववेद जब हम लोग पढ़े थे भारत के प्राचीन इतिहास में, तो उसमें यहां से कहानियां भी जुड़ी हुई देखनी होंगी आप लोगों ने, तो इसका वर्णन मिला है। तो शक्ति का कारण क्या था? तो उर्वर भूमि था, यानी कि जो क्षेत्र थे उपजाऊ थे, नदियां थी वहां पर, और लौह खनिज भी काफी
ज्यादा दिखे। तो ये भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो ये जो है जो महाजनपद था मगध, ये बहुत ही ज्यादा विशाल बनता चला गया। ठीक, तो मगध का उत्कर्ष जब पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि मगध का जो कहें, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बृहदत्त जो है इसके क्या है, संस्थापक हैं। बृहदत्त का पुत्र बना जरासंध, इस वंश का जो है उत्तराधिकारी बना जरासंध, और ये सबसे प्रसिद्ध राजा बना जरासंध। जरासंध को भीम के द्वारा भी संबोधित किया जाता था, मतलब भीम एक द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका जो है वध किया गया था, उसका वर्णन महाभारत से हमें मिलता है। तो क्या ये वही थे? ये इसकी जानकारी अभी पुष्टि नहीं की गई है। मगध की प्रारंभिक राजधानी तो राजगिरी, ठीक है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और मगध का जो क्षेत्र हुआ हमारा, ठीक है, वो आपको मैंने बताया कि उर्वर भूमियों से, नदियों से और खनिज और वन संसाधनों से उपलब्धता थी यहाँ पर, तो ये था। और बृहदत्त जो है वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ वंश का, इस वंश का, ये तो संस्थापक थे बृहदत्त, लेकिन इनके वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो रिपुंजय। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, रिपुंजय। तो रिपुंजय जो है ये अंतिम शासक यहां पर बना इनके वंश का, है ना, बृहदत्त के वंश का। इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों हर्यक वंश। ठीक है, इसके बाद क्या शुरू हुआ? तो हर्यक वंश, हाँ, हर्यक वंश। बिंबिसार जो कि 544 ईस्वी, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर जो है 412 ईस्वी पूर्व, आपको इसको याद रखना है, 412 ईसा पूर्व तक। अब हर्यक वंश का शुरुआत देखिए, तो इस वंश का संस्थापक कौन बना? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में यहां पर अपने इस वंश का स्थापना किया, कहे तो राजा ही था वो पहला। मगध को जीतने के बाद वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, मगध के वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, और इनका वंश था हर्यक वंश। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिंबिसार जो है यहाँ पर इनका जो समय काल है 544 ईसा पूर्व में से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का पूरा शासन काल है। क्योंकि बिंबिसार का फिर विवाह हुआ और कुछ नीतियां बनी, है ना, जिसमें कि वो साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देने लगे। तो प्रथम विवाह हुआ, है ना, चूंकि यहाँ पर उनका कौशल देवी से, ठीक है, तो काशी दहेज में मिल गया इनको। ये चलन था उस समय का, है ना, कि जहां से वो चीजें हैं वो शादी करते थे लोग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। अगर वो हार गए तो फिर तो चला गया क्षेत्र, नहीं तो वो वहां से समझौता करके अपना सारा जो है सौंप देते थे अपने बेटी को। ठीक है, तो कहें तो यहाँ पर एक प्रचलन चला, एक नीति चला। तो बिंबिसार ने विवाह नीति भी अपनाई, जिसके द्वारा साम्राज्य विस्तार किया उन्होंने, और साम्राज्य विस्तार को इन्होंने क्या कहा? तो प्रश्रय दिया। ठीक है, इसकी पहली पत्नी कौशल देवी थी, जो कि कौशल के राजकुमारी थी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और इस विवाह में उसे दहेज में काशी का क्षेत्र, यानी कि जो बनारस का क्षेत्र है काशी, वो क्षेत्र मिला। उसकी दूसरी पत्नी कौन बनी? तो चिल्हना बनी। चिल्हना या चिल्लना कहे नाम से देख सुना जाता है। तो चिल्लना जो है ये लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, तो लिच्छवी का क्षेत्र भी इन्होंने अपनाया। ठीक, उनकी तीसरी पत्नी जो बनी क्षेमा, जो कि पंजाब से थी, और पंजाब के मद्र, है ना, मद्र की राजकुमारी थी वो, तो उनसे भी विवाह किया उन्होंने। और बिंबिसार के एक क्षेत्र में आपको बता दें कि अवंती के शासक दो थे, चंड प्रगोत, है ना, चंड प्रगोत के साथ मैत्री संबंध बनाया था उन्होंने। और बिंबिसार अपना विस्तार जो है ना, मगध साम्राज्य का, वो अवंती तक, यानी कि आज का जो है उज्जैन मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक भी उन्होंने किया है। फिर उसके बाद बिंबिसार चूंकि अपने उत्तराधिकारी किसी को बना नहीं रहे थे, तो उनकी हत्या का साजिश रचा गया। ठीक, तो बिंबिसार ने चंड प्रगोत के उपचार के लिए अपने एक राजवैद्य जिसको जीवक को भेजा, और बिंबिसार ने अवंती पर जो है लास्ट अपना शासन बढ़ाया, अपना मित्रता बढ़ाया। लेकिन बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। ठीक, तो 492 में इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिंबिसार की। और 412 तक तो इनका पूरा वंश चला था, हर्यक वंश जो कि जाना जाता है। तो 544 से 492 के बीच में ये जीवित थे, इनका ये शासन चला। उनके पुत्र बने अजातशत्रु, इन्होंने ही इनकी मृत्यु कर दी थी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु उनके पुत्र थे, जो कि उनका उत्तराधिकारी बना। और ये 492 से लेकर, है ना, अजातशत्रु जो है आगे हो सकता है कि मिलेगा। अजातशत्रु जो है 492 से लेकर जो है ना, 492 से ईसा पूर्व से लेकर जो है 460 ईसा पूर्व तक,
ये ध्यान रखना है आपको, यहां से जो है ये आपका शासनकाल में आया। तो दो चीजें हो गई, यहां से अजातशत्रु ने इनकी हत्या की थी और ये फिर हर्यक वंश के दूसरे संस्थापक बने थे। कौन? अजातशत्रु। अच्छा, इनका नाम कुणिक था, है ना, यह ध्यान रखिएगा। वास्तविक नाम इनका कुणिक था। बिंबिसार के हर्यक वंश का शासक बना था और इसका वास्तविक नाम क्या था? अजातशत्रु का कुणिक। अजातशत्रु से इनको नवाजा गया था नाम से, ठीक है। अच्छा, यहां पर बिंबिसार जो है कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा जो है प्रसेनजीत के ने काशी वापस ले लिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इनके जो राजा थे वहां के काशी के, उन्होंने फिर इनकी मृत्यु के बाद, इनकी वाइफ का जब मृत्यु हुआ तो वो काशी का क्षेत्र जो है इन्होंने वापस ले लिया था। अंततः यहाँ पे अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके फिर से काशी पर क्या किया? तो विजय हासिल किया। तो ये फिर क्षेत्र जो है आपके हर्यक वंश के अंतर्गत ही आ गया, यानी कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आ गया। बाद में अजातशत्रु ने भी विवाह करना शुरू किया। तो प्रसेनजीत की ही पुत्री थी वजीरा, तो ये क्षेत्र इनका हो गया। फिर अजातशत्रु ने वजी संघ जो था और मल्लो, है ना, को भी पराजित किया था। तो वजी संघ में भी इनका शासन चला गया। तो संघ बढ़ते गए, है ना, ये इनकी पत्नियों के नाम है, ध्यान रखना है आपको, और इनका विस्तार बढ़ता गया। अजातशत्रु का समय काल 492 से 460 है। इनका उपनाम यानी कि जो असली नाम था वो कुणिक था। प्रसेनजीत को हराया और कौशल और वजी संघ को भी हराया इन्होंने। तो यहां से काशी वापस फिर आ गया, जो लौट चुका था। इनकी मृत्यु के बाद, कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो है ये चला गया था। तो प्रसेनजीत जो थे, है ना, प्रसेनजीत, तो इनके पुत्री से इन्होंने फिर विवाह किया, ठीक है, प्रसेनजीत के, और ये जो है वजी संघ तक को भी इन्होंने हराया। 460 तक ये शासन किए हैं, तो उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। तो नए हथियार के रूप में यहाँ पे देखा गया हमें रथमुसल और शिलांकट, और धर्म यहाँ पे इन्होंने बौद्ध को अपनाया। बौद्ध संगीति यहाँ पे करवाई, जो कि आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में करवाया गया था। तो ये दो तीन चीजें आपको नोटेबल करनी है, यहाँ से आपको नोट कर लेना है। अजातशत्रु 483 ईस्वी में राजगृह में जो सप्तपर्णी, है ना, सप्तपर्णी गुफा थी, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था 483 में। कहां पर? राजगीर में। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सिंघिल जो है ना, सिंघिल जो है अनुसृत जो के अनुसार कहा गया है कि 460 ईस्वी पूर्व में उदयन, जो कि अपने पिता अजातशत्रु को, अब इनका पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना? तो उदयन, है ना, उदयन बिंबिसार के पुत्र थे। कुणिक इनका नाम था, ये उदयन जो कि इनका पुत्र था अजातशत्रु का। तो इन्होंने भी क्या किया कि अपने पिता को फिर मारा। तो ये परंपरा चल रहा था वहां पे। उदयन यानी कि उदायन के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी राजगिरी यानी कि से हटाकर फिर पाटलिपुत्र ले गए, ठीक है। तो उदयन ने क्या किया कि राजधानी क्या किया? तो पहले बदला राजधानी, यानी कि राजगीर नहीं, अब पाटलिपुत्र, जो कि गंगा, सोन और गंडक का संगम स्थल था वहां पर इन्होंने अपना शासन जमाना शुरू किया उदयन ने। और उदयन के 3 पुत्र कौन कौन थे? एक अनिरुद्ध था, एक मुडक था, है ना, और एक नागदशक था, ठीक। तो इन्होंने 3 इनके पुत्र थे, है ना, और ये अंतिम शासक उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो है इस वंश का अंतिम शासक बना, ठीक। अब इसके बाद जो है शुरू हुआ शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। अब ये वंश चला 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। शिशुनाग वंश में जो आपको पढ़ना है, जो कि शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश का स्थापना किया। तो ये वंश तो वही चलता आ रहा है ना, हर्यक वंश का ही सब ये लोग उत्तराधिकारी है। लेकिन अब नाग जो थे उनके अंतिम पुत्र थे, है ना, तो उन्हीं के नाम पर ये वंश शुरू हुआ, शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह ले ली और शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। और ये वैशाली जो कि क्षेत्र था आपका, वो वैशाली को राजधानी इन्होंने बनाया, ठीक है। और शिशुनाग ने अवंती के राजा, है ना, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिलाया। तो ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि अवंती जो है यानी कि उज्जैन जो है उसको मगध में किसने मिलाया था? तो अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित किया था शिशुनाग ने ही, और इसको अपने क्षेत्र में मिलाया, यानी कि मगध के क्षेत्र में मिलाया था। राजधानी वैशाली, सबसे बड़ी विजय अवंती को मगध में मिलाना। और इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों काला अशोक, ठीक। अब देखिएगा
तो 412 से लेकर 344 ईस्वी तक एक समय काल था। अब यहां पर देखिएगा तो दो चीजें निकल कर आई। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशांबी को भी मगध में शामिल कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि शिशुनाग ने किसको किसको शामिल किया है अपने शासन के दौरान। तो ठीक है, उन्होंने अवंती को भी शामिल किया, वत्स को भी लिया, कौशांबी को भी लिया, तो ये मगध में शामिल कर लिया गया। और इसके अतिरिक्त 394 ईस्वी में शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? तो अभी शिशुनाग चल रहा है, 344 तक चलेगा, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है 394 ईस्वी में ही। ठीक, तो इसी दौरान, इसी बीच में 394 ईसा पूर्व में ही इनकी क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है, इसी बीच, इसी काल के दौरान। तो उसके बाद काला अशोक मगध का शासक बनता है। पुराणों में उसके काक वर्ण भी कहा गया उसको, है ना। तो काला अशोक के बारे में यहां से कहानी शुरू होती है। तो काला अशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो पाटलिपुत्र बनाई। आयोजन यानी कि दूसरा करवाया इन्होंने किसका? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, जो कि संगीति हुई, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई वैशाली में 383 में। वो कब हुई थी? तो 483 में। 100 साल के बाद लगभग ये दूसरी बौद्ध संगीति यहां पे की गई, दूसरी बौद्ध संगीति। तो ये लोग भी क्या किए? तो भाई बौद्ध धर्म को ही अपनाए हुए थे। अब शुरू होता है इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है काला अशोक की, है ना। और 10 पुत्रों ने शासन चलाया उसका। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक वही नंदीवर्धन, जो कि मैंने आपको बताया था। अब नंदीवर्धन के बाद से शुरू हो जाता है नंद वंश। ठीक, तो नंद वंश 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व। देखिए, है तो सब एक ही खून का सब, लेकिन धीरे 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 यहां पे अपने वंश का नाम वो खुद रखते चले गए। ठीक है, अपने समाज का कहिए, अपने वंश का कहिए, नाम बदलते चले। तो अब नंदीवर्धन जो है अंतिम शासक था, तो उसके बाद शुरू हुआ नंद वंश। अब यहां पर देखिएगा तो महापदनंदन जो कि संस्थापक थे इसके, जो कि 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश का समाप्त करके नंद वंश की स्थापना किया। कौन? महापदनंदन। ठीक है, और यहां पर देखिएगा तो महापदनंदन जो है एक राट और एक छत्र उपाधि धारण करने वाला एक मात्र शासक था, यानी कि विराट रूप में इन्होंने शासन किया। ठीक है, सर्व कहें तो एक राट और भार्गव, यानी कि दूसरा परशुराम कहा जाता था। मतलब कि खून खराबे में विश्वास रखते थे, मारने पीटने में, काटने में। ठीक है, तो इनको पुराणों में इनको परशुराम की भी उपाधि दी गई है। दूसरा अवतार बताया गया है भगवान परशुराम का इनको। ठीक है, व्याकरण के विद्वान पनणी इनके मित्र थे। यानी कि यह सवाल यहां से बनेगा आपके परीक्षा में कि जो महापदनंदन थे उनके समकालीन कौन थे। किसी 4 कवियों का नाम दे देगा, रचनाकारों का नाम दे देगा, तो उन रचनाकार में व्याकरण के विद्वान थे ये पनणी जो है व्याकरण के विद्वान थे, और उनको उनके समकालीन कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, परशुराम की उपाधि किसको दिया गया? यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो महापदनंदन को दिया गया था। ठीक, चलिए, धनानंद और सिकंदर। अब यहां से नंदा वंश का जो है ना, नंद वंश का जो है क्या हो रहा है? तो डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक, तो ज्यादा तो समय था नहीं इनका, है ना। 344 से 321 के बीच के ही थे लोग। तो उस दौरान क्या हुआ कि एक छत्रराज किए महापदनंदन, लेकिन उनके बाद जो है उनकी डायनेस्टी, उनको संभालने के लिए धनानंद और सिकंदर थे लास्ट में शासक। धनानंद जो कि अंतिम राजा था, ठीक है, और आक्रमण जो है सिकंदर 326 में किया। सेना ने ब्यास नदी पर पार करने का भी मना किया था इसको। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि संघर्ष चला, चाणक्य का अपमान किया गया यहां से। अब यहां से शुरू होता है मौर्य का शुरुआत, क्योंकि जब इनको वैल्यू नहीं दिया गया चाणक्य को, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो महापदनंदन वंश को खत्म करने का इन्होंने वो कर लिया कि अब नंद वंश का जो है ना, विनाश है, विनाश तय है, तो इसको यहां से हटाया जाए। तो महापदनंदन ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्वक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित करके मगध साम्राज्य में तो जरूर मिलाया था, लेकिन उस समय इन्होंने क्या किया? अपमान किया, घमंड में आ गए। तो 300 ईसा पूर्व तक ये सारे 321 ईसा पूर्व तक ये सारे कार्य हुए। इस काल के दौरान मगध का सर्वाधिक विस्तार महापदनंदन ने ही किया था। ठीक है, जो कि
पर्णी उसके समकालीन थे। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, धनानंद के समय यूनानी शासक जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि 326 ईसा पूर्व का था। और नंद वंश का आर्थिक और सैन्य जो भी इसका रूप था उस पर कब्जा किया और काफी संपन्न बना क्षेत्र उसने जीतने का कोशिश किया। तो मगध के सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर रही थी। सॉरी। तो धनानंद ने क्या किया कि अपने दरबार में जो विद्वान थे चाणक्य, उनको अपमान किया। तो किसने अपमान किया था? धनानंद ने अपना अपमान किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और जो नंद वंश का पतन जो है के बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना किया गया। तो यहां पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवाई और फिर अब शुरू होता है मौर्य वंश की स्थापना। तो ये चैप्टर यहां से क्लोज नहीं होता है। मैंने आपको मौर्य वंश अगले वीडियो में बताऊंगा और उनमें 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व की कहानी बताऊंगा। तो इससे रिलेटेड भी मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, सारा एक साथ करवा दूंगा एमसीक्यू। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। मौर्य वंश का स्थापना से शुरुआत करेंगे। जय हिंद।